चलिए, तो भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, इसके क्रमबद्ध रूप को याद रखिएगा। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा कि जब हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो इसकी महत्वता को मैं या इंपॉर्टेंस को मैं आपको थोड़ा कवर करूंगा, जहां पर आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम भारत के इतिहास को देखें ना, इसको थोड़ा सा ऐसा समझ के देखिएगा। ठीक है, और आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है, इस इतिहास को जब हम बांटते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा इसको प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये 3 भाग में बटा है भारत का इतिहास। जब प्रागैतिहासिक काल की बात करें, देखिए पहले ओवरऑल एक बात को समझ के देखिएगा। इस पूरे टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे, टोटल इस टॉपिक से लगभग 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 10 नंबर के क्वेश्चन, ये 7 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके सिलेक्शन को चांद चांद लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कारण क्या है, आपके जो भीड़ है ना, जो लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में याद रखिएगा बहुत कम लोग हैं जो इतिहास को बहुत अच्छा कवर कर पाते हैं। यही ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, याद रखिएगा। यानी हिस्ट्री का जो एरिया होता है ना, जो हिस्ट्री है आपका, ये बहुत कम लोग हैं। बाकी सब्जेक्ट वाले ना, देखिए इधर इतने सारे लोग भरे हुए हैं, ये बाकी सब्जेक्ट के लिए है। जैसे भारत का भूगोल आसान है, याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन भी जैसे तैसे करके कवर कर लेते हैं। कारण क्या है, उसमें कोई ज्यादा सन याद नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के लोग जो है ना, बहुत कम है। तो यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, इससे लगभग आप उठा के देखेंगे तो लगभग 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्यापम में आपको 150 नंबर के व्यापम के क्वेश्चन में जो है आपको 7 नंबर से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको आपको समझना है कि यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से लगभग 1 नंबर, प्रागैतिहासिक काल से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहां से बात करें तो यहां से ध्यान रखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये 2 जगह क्या क्या है, तो जैसे आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता, ये 2 कल्चर जब पढ़ते हैं, याद रखिएगा, सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो इससे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी समझ पा रहे हैं इसको। तो यहां पर देखिएगा, इसको जब 3 भागों में बांटा जाता है ना, यहां पर आपका प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, ये कुछ ऐसा बटा हुआ है यहां पर। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं प्राचीन काल के इतिहास में, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया प्रागैतिहासिक काल से, अगर नहीं आता है, तो प्राचीन काल के इतिहास से याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन साल से पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्यकाल के इतिहास से 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग जितना भी बच गया नंबर आपके यहां पर है वो जगह। ठीक है, और प्राचीन काल के इतिहास को जब आप फिर से एलिब्रेट करेंगे, याद रखिएगा, तो प्राचीन काल के इतिहास को देखिएगा कि जब प्राचीन काल के इतिहास पढ़ा जाता है, तो इसमें जो नंबर आते हैं, याद रखिएगा, जैसे महाजनपद काल 0 नंबर, यानी महाजनपद के काल के पास से जो है ना, कभी कभार पूछ लिया गया तो पूछा गया, वरना ना के बराबर। ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट होता है मगध का उत्कर्ष, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध के उत्कर्ष से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, मगध के उत्कर्ष से। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मगध के समय के बाद आगे पढ़ेंगे आप, तो गुप्त काल का समय आएगा, वहां से एक से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये क्वेश्चन यहां पर होता है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन काल के इतिहास से 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा एक क्वेश्चन देकर जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि प्राचीन काल के इतिहास से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां पर, देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं फिर से एक बार, देखिएगा, हमारे भारत का इतिहास आप देख रहे हैं, है ना, तो राजा रानियों की जो इस ऐतिहासिक कड़ी में, सबसे पहले इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने सबसे प्रारंभिक समय में इंसानों ने अपने आप को जीना सीखा, किस तरीके से सरवाइव कर पाए, हम अपने जीवन को कैसे प्राप्त कर सके। तो इसलिए आप जितने भी प्रारंभिक समय को पढ़ते हैं, उसमें भोजन प्राप्त करना, शिकार करना, ठीक है, इस प्रकार की कहानियों को सुनते हैं आप। लेकिन जब हमारे पास सरप्लस एग्रीकल्चर आ चुका था, यानी हम कृषि के कार्य में बहुत अच्छे हो चुके थे, जब हम उत्पादन कर पाते थे, तो हमने क्या किया, स्टोर करना चालू किया, और स्टोर करने के बाद जो है ना, हम अपना नाम कमाना चालू करते हैं। ऐसे में अभिलेख, मोहर या विभिन्न प्रकार की चीजें जो है ना, हम अपना नाम, जो नाम का प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा
कि जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो ये जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, ये जितने भी आपको जो साक्ष्य एविडेंस के तौर पर पढ़ते हैं, ये सब के सब यहां से प्रारंभ होता है, वो है आपका प्राचीन काल के इतिहास। यहां पर हमने एविडेंस बनाना सीखा है, इससे पहले एविडेंस हमने खोजा था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या मिला, किसी ने बनाकर छोड़ा नहीं था वहां पर कि आगे वाले लोग जो है हमको देखेंगे जानेंगे, लेकिन यहां पर क्या किया हमने, बनाया है, रखा है, सेव किया है उसको, ठीक है, कि पत्थर पे लिखेंगे तो कभी मिटेगा नहीं, ठीक है। तो वो प्राचीन काल से स्टार्ट किया हमने हमने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, और इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय रहा है, यानी मगध के जो समय रहा, याद रखिएगा, यहां से वो कहानी स्टार्ट होती है। और यही कारण है कि जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम के कॉन्सेप्ट को समझे आप, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन शुरुआत होता है वो यहीं से होता है, मगध के उत्कर्ष से, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के फैक्ट को याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। और खासकर तब जब आप मगध के उत्कर्ष को पढ़ते हैं ना, तो आपको इसका सीक्वेंस देखिए, कई बार ऐसा होगा ना, जब सरल क्वेश्चन के पैटर्न बनेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि मगध के उत्कर्ष में शामिल उन राजवंशों का नाम लिखिए क्रमबद्ध रूप से, जो किसके बाद किसका आया हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कब नागवंश नंदवंश में कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि हर एक वंश आप याद रख पाएंगे, लेकिन नागवंश और नंदवंश में कैसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है, वो याद रहेगा, तो चौथा वंश तो परमानेंट याद रहेगा, पहला वंश याद रहेगा, बीच के दो वंश गड़बड़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जो मगध के उत्कर्ष में कार्य करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और समझाता हूं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार का भी डाउट हो, जिस प्रकार का कि सर इसको फिर से बताइए, या फिर सर मुझे ये समझ में नहीं आया और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यकीन कीजिए मैं वहां पर रुक कर आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये भारत के इतिहास जो है ना, आपसे बनना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब मेरे द्वारा बताए हुए हर एक फैक्ट पर अपना मुहर लगाइए और समझिए उसको कि वो क्यों हुआ ऐसा, और क्या कारण था उस समय कैसे होने का, ठीक है। तो देखिएगा आपको भारत इतिहास ना अब लगेगा सरल, और उसके बाद आप उसको आराम से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय आपने दिया इस पे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो हम थे भारत के इतिहास के वो जगह पर जहां पर मौर्य काल जो है प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। और मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि मौर्य काल का जो पृष्ठभूमि है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, नंद वंश के अंतिम चरण पर हुआ है, ठीक है। यानी नंद वंश का शासक था कौन, घनानंद, नाम याद रखिएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, घनानंद जो है ना एक पागल राजा था, ऐसा आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, इसको लिखना नहीं है कहीं पर कि पागल राजा था, बट आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि घनानंद जो था ना, ये दुष्ट राजा था, ठीक है। दुष्ट राजा क्यों, क्योंकि इसने जो है जनता को काफी कहना चाहिए कि जनता के साथ तो थोड़ा बुरा बर्ताव करता था ये, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इसके बर्ताव, इसका जो तरीका था, इसकी जो पॉलिसी थी, वो हमेशा अधिक से अधिक जनता को परेशान करने वाली थी, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अपनी सेना को बढ़ाया और सेना को पालने के लिए जनता पर अधिक कर थोप दिया, ठीक है। टैक्स ले ज्यादा चालू किया, जिसके कारण टैक्स अधिक लेने के कारण, याद रखिएगा, इसको समझाने कौन पहुंचा, आचार्य चाणक्य पहुंचे, ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य। और उसके बाद जो है इसको जब समझा रहे थे भरे सभा में, तो भरे सभा में जो है घनानंद ने किसका अपमान किया, चाणक्य का। और अपमान करने के साथ जो है चाणक्य ने एक शपथ ले लिया उस समय, ठीक है, कि मैं जब तक नंद वंश को समाप्त न कर दूं तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये प्रारंभिक समय आता है, और चाणक्य ने देखा एक व्यक्ति को जो कि एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसे शिक्षा दीक्षा दिया और इसकी मदद से जो है घनानंद को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो घनानंद का वो जो सिचुएशन था आपको बता देता हूं, कारण ये था घनानंद को मारने का या हत्या करने का कारण जो था, याद रखिएगा, इसके दो मूल कारण है यहाँ पर। पहला, घनानंद जो है ना बाहरी आक्रमणों से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसा समझ के देखिए कि सिकंदर प्लान क्या कर रहा था, भारत की तरफ आने का और भारत में आक्रमण करने का, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है ना चाणक्य ये बात जानता था कि अगर विदेशी आक्रमण हमारे समय होता है तो घनानंद जो है ना एक एक कुछ इस तरीके समझिए कि इसके पास शक्ति तो बहुत है, लेकिन शक्ति का उपयोग करना नहीं आता इसे, ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले इसका कोई भी युद्ध प्रणाली नहीं सुना है। वरना घनानंद अगर साहसी होता, बहादुर होता, तो आप इसके युद्ध को सुन चुके होते कि किसी क्षेत्र को हराकर इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया था, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके वंशजों में पद्मनंद, ठीक है, जो पद्मनंद था ये ज्यादा शक्तिशाली था, इसने एक राट की उपाधि धारण की थी नंद वंश का, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि चाणक्य ने दो स्थिति में इसको मजबूत करने की कोशिश की। पहला, घनानंद को मारकर भारत को सुरक्षित करने का प्रयास किया, भारत क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास किया कि भारत क्षेत्र में जो है कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या किया इसने, अपने अपमान का बदला लिया, याद रखिएगा, घनानंद को मारकर, ठीक है। तो ये दो काम करता है, याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा ये दो घटनाएं होती है ना। अब इसके बाद देखिएगा, तो इस समय जो है
घनानंद के समय या घनानंद का जो घर था यानी महल जो था, याद रखिएगा, इस समय जो है वहां गृह युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का फायदा उठाते हुए जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को मार दिया और इस तरीके से जो है घनानंद की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी, है ना। इसके बाद देखिएगा मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र से, बृहद कथा मंजरी से, इंडिका से, जैन साहित्य से और मुद्राक्षर से जो है साहित्यिक रूप से इसके साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। यानी लिटरेरी रूप से जो है हमको इसके एविडेंस मिले हुए हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो अशोक का अभिलेख है, भवन है, स्तूप है, गुफाएं हैं, मृत भांड है, ठीक है। मृत भांड में याद रखिएगा इसे कहा जाता है NBPW, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे कई बार जो है ना पूछा जाएगा NBPW क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन है ये, ठीक है। इसे कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक, ठीक है, पोट्री वेयर, याद रखिएगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर, याद रखिएगा, ठीक है। तो NBPW को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मृत भांड है जो इस समय में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो ये भी याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार जो है ना अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा मौर्य वंश की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि कल मैंने इसका डिस्कस किया था, याद रखिएगा, जिसमें विष्णु पुराण, मुद्र राक्षस, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, उसके अलावा यूनानी साहित्य जस्टिन के द्वारा और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, जिसमें अधिकांशतः लोगों ने बताया है कि यह क्षत्रिय वंश का था, ठीक है, क्षत्रिय से संबंधित था। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं, तो मौर्य वंश का संस्थापक है ये, ठीक है, प्रथम भारतीय शासक जिसने भारत के एकीकरण में बांधा, यानी भारत को जो है छोटे छोटे जो राज्य थे या फिर भारत के जो छोटे छोटे महाजनपद थे उनको एकीकरण में शामिल किया और भारत को एक महत्वपूर्ण बिंदु में लाया, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यानी यहीं से प्रारंभ होता है भारत का इतिहास, याद रखिएगा एक्चुअल में, ठीक है। विलियम जोन्स ने जो है इसे क्या कहा है, सेंट्रोकोडस, याद रखिएगा। विलियम जोन्स ने इसकी तुलना या इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोडस के रूप में की है और इसके अन्य नाम याद रखिएगा, सेंट्रोकोडस, सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोडस और उसके बाद सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस, याद रखिएगा, इसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं और ये सभी यूनानी नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मौर्य वंश में इसके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य, जिसका नाम क्या है, विष्णुगुप्त, और क्या बोलते हैं इसको, कौटिल्य, ठीक है। इसके बाद इसका राज्य चिन्ह क्या है, मयूर, भाषा है पाली और शिक्षा केंद्र था इस समय तक्षशिला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सेलुकस के साथ इसकी युद्ध होती है, याद रखिएगा 303 में, और सेलुकस पराजित होता है इस समय और इसके मध्य एक संधि होती है, याद रखिएगा, जिसमें 4 शहर चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं, ठीक है। अब ये 4 शहर में पहले तो याद रखिएगा दहेज मिलता है, दौरी मिलता है इसको, ये 4 शहर चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसकी पुत्री से ये विवाह करता है, याद रखिए किसके साथ, हेलेना के साथ, है ना, याद रखिएगा। इसके बदले में ये 500 हाथी किसको देता है, सेल्यूकस को देता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीजें ट्रांजेक्शन याद रहना चाहिए कि ये घटनाएं आपको याद रखना होगा कि 4 शहर दिया गया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, उसकी पुत्री से विवाह किया और साथ ही साथ जो है 500 हाथी दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया था, ठीक है। ये कथन कारक में पूछा था, याद रखिएगा, यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में क्या सही है। और उसके बाद यह कहानी आपके सामने रख दी जाएगी, तो आपको याद रखना होगा कि 4 शहर दहेज में, उसमें लिखा रहेगा 5 शहर दहेज में दिया, तो गलत बात है, ये 4 शहर दिया गया था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहर का नाम याद रखिएगा, हेरात, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेनिपोर्सिलिन, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आप इधर का नाम याद कर लेते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा, एरिया, कंधार, मकरान और काबुल का क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, इसको मिला था शहर, यही 4 शहर दहेज मिला था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा साम्राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक हुआ, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो आपका इसे कहा जाता है पैरोपेमिस्ड, ठीक है, पैरोपेमिस्ड यानी कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र, ठीक है, ये हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र हो गया। दक्षिण में जाएंगे तो कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, उत्तर कर्नाटक, पश्चिम में जाएंगे तो सौराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, और पूर्व में जाएंगे तो मगध का क्षेत्र। इस तरीके से चारों क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था, याद रखिएगा, इस काल में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा वृद्धावस्था में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसकी दी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना अंतिम समय में, ठीक है, भद्रबाहु के संपर्क में आया था, ठीक है, भद्रबाहु से इसने क्या लिया था, धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है, धर्म की शिक्षा ली और भद्रबाहु के कहने पर, ठीक है, कहने पर यह कर्नाटक की तरफ चला जाता है
ठीक है, बाद में, और वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा जो है अपना शरीर त्याग देता है, याद रखिएगा, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, एकमात्र शासक, ठीक है, जिसने संलेखना विधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना होगा आपको कि संलेखना विधि या उपवास के द्वारा जो है इसने अपना शरीर त्याग दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में देखिएगा क्या क्या फैक्ट है, तो याद रखिएगा बिंदुसार, याद रखिएगा, देखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। हर एक वंश बिंबिसार, ठीक है, और मौर्य वंश बिंदुसार, याद रखिएगा, ठीक है, ये अंतर इन दोनों में। तो देखिएगा इसके बारे में तो 298 से 273 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, 298 से 273 बीसी तक का समय जो है बिंदुसार का रहा है, ठीक है। तो बिंदुसार का जो समय रहा, याद रखिएगा, 297 में आप यहां देख सकते हैं कि 297 में मृत्यु हुई है। इसके बाद जो है 298 में बिंदुसार राजा बना, याद रखिएगा, और इसका टाइम रहा है 273 तक का समय, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके माता और पिता तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और माता का नाम याद रखिएगा दुर्धरा, ठीक है, दुर्धरा इसकी माता का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसे कितने नामों से जाना जाता है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको कितने नाम और कितनी उपाधि मिली हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको उपनाम कह सकते हैं या उपाधि कह सकते हैं। पहला है अमित्र घात, याद रखिएगा, अमित्र घात का मतलब क्या होता है? जो मित्र नहीं है, जो दुश्मन है, उसको मार दो, ठीक है। तो अमित्र घात, याद रखिएगा। तो अमित्र घात जो है ना, इसे कहा जाता था, इसे यूनानी लोग कहते थे अमित्र घात, ठीक है, यानी दुश्मन का दुश्मन, याद रखिएगा, अमित्र घात कहलाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, कि किस भारतीय शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जितने उपनाम आप सुन रहे हैं सभी का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनानी अमित्र घात बोल नहीं सकते, तो उन्होंने थोड़ा सा नाम को ट्विस्ट कर दिया है। देखिए क्या बोलते हैं वो, इसे कहते हैं अमित्र चेटस, ये यूनानी द्वारा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम बदल गया, क्या कह दिए? अमित्र चेटस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्ट्रेबो ने क्या कहा है, स्ट्रोबो के द्वारा, ठीक है, एक इतिहासकार याद रखिएगा, स्ट्रेबो का नाम याद रखिएगा, जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, जस्टिन स्ट्रेबो, ये सभी जो है ना इतिहासकार हैं, इन्होंने जो है इसको अलग नाम दिया है, ठीक है। और ये नाम है अलिट्रोकेटस, अलिट्रोकेटस, ठीक है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कभी कभार पूछा गया है, बहुत रेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अन्य नाम में इसे कहा जाता है भद्रासार, वायु पुराण में इसे भद्रासार कहा गया है, ठीक है। और वही देखेंगे तो याद रखिएगा इसे कहा गया है सिंहसेन, जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको जब संप्रदाय पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जब हम धर्म का आंदोलन शुरुआती समय पढ़ रहे थे तो मैंने आजीवक संप्रदाय के बारे में बताया था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो बिंदुसार था, याद रखिएगा, इसका एक अच्छा मित्र था, ठीक है। अच्छा पहले तो हम साक्ष्य की बात कर लेते हैं, देन फिर उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दिव्य दान, ठीक है, दिव्य दान जो है, याद रखिएगा, दिव्य दान जो साहित्य है उसके अनुसार
एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, पिंगल वत्स। पिंगल वत्स, ठीक है। पिंगल वत्स जो है ये बिंदुसार के अच्छे मित्र थे। और ये जो पिंगल वत्स है, याद रखिएगा, किस संप्रदाय का है? आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। देखिए, इसका पिता चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को मानते थे? जैन धर्म को। उसके द्वारा जो है संलेखना विधि ली, है ना। उसी प्रकार उसका पुत्र यानी बिंदुसार जो है ये किस संप्रदाय का हुआ? आजीवक संप्रदाय का। तो ध्यान रखिएगा, इसके मित्र के प्रभाव में आकर बिंदुसार ने भी क्या किया? आजीवक संप्रदाय ले लिया, याद रखिएगा। इस तरीके से बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा कि ये किस धर्म को मानने वाला हुआ। देखिए, तीन अलग अलग, इसको आप समझ के देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा संप्रदाय? जैन धर्म, ठीक है। बिंदुसार कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। अशोक, इसका पुत्र होगा अशोक, वो कौन सा संप्रदाय? बौद्ध धर्म। देखिए, तीन अलग अलग धर्म वाले। तो ऐसा अगर सिस्टम आप समझेंगे तो उस समय जो है ना, धर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना आज हम मानते हैं कि बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरीके से जो है एक धर्म को पालन कर रहे हैं। और उस समय क्या हुआ करता था? पिता कोई और धर्म में, बेटा कोई और धर्म में, उसका बेटा कोई और धर्म में। मतलब जहां जिसको शांति मिल रही है वो अपना धर्म अपना ले रहा है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि इन तीनों क्रम पर जो मगध का उत्कर्ष है उसमें मौर्य काल के जो तीनों राजा हैं, इन्होंने कौन कौन से धर्म को अपनाया था? तो एक तरफ धर्म लिखा रहेगा, एक तरफ तीनों राजा का नाम लिखा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय अपनाया था किसने? बिंदुसार ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिंदुसार ने जो है ना पिंगल वत्स के साथ प्रभाव में आकर, याद रखिएगा, पिंगल वत्स जो है ना ये इसके मित्र हुआ करते थे, ठीक है। और ये किसके संप्रदाय से जुड़े हुए थे? आजीवक संप्रदाय से। तो इसके प्रभाव में आकर इसने भी आजीवक संप्रदाय ले लिया था, याद रखिएगा। यानी यह धर्म माना गया था आजीवक संप्रदाय के तौर पर, ठीक है। तो दिव्य दान के अनुसार यह बताया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ना बिंदुसार ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही ये आजीवक संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है उसका कोई भी युद्ध नहीं लड़ता है ये, ठीक है। अब चलिए देखिएगा इसके बारे में जो है कुछ घटनाएं और कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ना वो उसका मित्रता है, याद रखिएगा। इसलिए इसको अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात मतलब अगर दुश्मन है तो दुश्मन बचेगा नहीं, और मित्र है तो करीब रखेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसने विदेशियों से भी संबंध रखे थे, याद रखिएगा, विदेशी संबंध, ठीक है। याद रखिएगा इसके विदेशी संबंध बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा विदेशी संबंध कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिएगा विदेशी राज्यों में सबसे पहले याद रखिएगा सीरिया के साथ। सीरिया का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एक फेमस देश है सीरिया, जहां पर लुटेरे रहते हैं, है ना। सीरिया का नाम तो सुना है। यहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति तो बहुत धज्जी उड़ी हुई है ना। सीरिया में ऐसा है कि अगर आप सीरिया पहुंच गए ना तो सीरिया से वापस कैसे आएंगे ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, लोग लूट लेंगे आपको। सीरिया की स्थिति ऐसी है कि समझिए कि आए दिन जो है ना लोकल लड़ाई होती रहती है। मतलब एक घर से दूसरे घर में बंदूक चल रहा होगा ऐसा करके, है ना। ये इतनी बुरी स्थिति वहां पर, मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि इंसान जाने को भी 10 बार सोचेगा कि सीरिया, अगर अंतिम मौत आने वाली है तो सीरिया भाग जाओ, ये तब है, क्योंकि वहां भी वही आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीरिया से पहले सीरिया जो है ऐसा नहीं हुआ करता था। सीरिया में आज की जो स्थिति याद रखिएगा ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो सीरिया के एक राजा थे, याद रखिएगा, एंटीओकस, इसका नाम है एंटीओकस, ठीक है, एंटीओकस, याद रखिएगा, सीरिया के शासक, ठीक है, एंटीओकस। तो एंटीओकस के साथ जो है ठीक है, इसके साथ जो है काफी अच्छा व्यवहार था, संबंध अच्छा था, मित्रता थी, ठीक है। तो इसने क्या किया था, बिंदुसार ने 3 वस्तु मांगे थे इससे, ठीक है, 3 वस्तु, याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये 3 वस्तु क्या क्या थे, ठीक है। तो सीरिया के शासक से 3 वस्तु यानी पत्र व्यवहार करते थे, ठीक है। तो एंटीओकस से 3 वस्तु मांगा गया था, याद रखिएगा, 3 वस्तु
मांगे थे। किसने? बिंदुसार ने। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन वस्तु का नाम याद रखिएगा। ये तीन वस्तु जो है ना पूछे जाते हैं कि तीन वस्तु क्या क्या। ठीक है, तो पहला था मदिरा, जिसको आप शराब कहते हैं। ठीक है, मदिरा मंगवाया गया था। ठीक है, सूखी अंजीर, ड्राई फ्रूट। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा एक फिलोसफर यानी दार्शनिक। ठीक है, तो मदिरा, शराब, ठीक है आप इसको वाइन कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ये तीन चीजें मांगे थे। ठीक है, किसने? बिंदुसार ने। और ये एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, कि निम्न में से किसे एंटियोकस ने मना कर दिया था देने से। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटियोकस के जो सीरिया के जो राजा थे ना, इनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी कि आप जितना भी वस्तु मांगेंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अपना दार्शनिक किसी को नहीं देंगे। तो ये जो है ना, दार्शनिक को छोड़कर बाकी सभी चीजें देने को तैयार थे। ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि हम किसी व्यक्ति को नहीं भेजते, यानी व्यक्ति के आधार पर, यानी किसी जीवित वस्तु को जो है हम नहीं देंगे इस तरीके से। तो उसने जो है दार्शनिक को देने से मना कर दिया था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तीन वस्तु मांगे थे, दो वस्तु दिया, एक वस्तु नहीं दिया था, जो कि क्या था? दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक को नहीं दिया था, याद रखिएगा। दार्शनिक जो है एंटियोकस ने नहीं भेजा था। ठीक है, तो इस बात से जो है दूसरे व्यक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा कहा गया, इसके द्वारा, एंटियोकस के द्वारा कहा गया कि हमारे देश में जो दार्शनिक होते हैं वो देश की आत्मा होते हैं और उसके खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, यानी उसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, किसी व्यक्ति को हम खरीद और बेच नहीं सकते, और विशेष प्रकार से दार्शनिक को। ठीक है, तो ये बोलकर मना कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है हाँ, ये, हाँ, तो इसी के प्रभाव से, हाँ, इसके प्रभाव से उसने ज्वाइन किया था, है ना। यानी कई बार जो है ना, इसके नाम आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। क्या होता है इतिहास में ना, चीजें अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों के द्वारा पढ़ेंगे आप, तो जैसे ये जो पढ़ रहे हैं ना, एंथीनियस के अनुसार पढ़ रहे हैं आप, यूनानी के द्वारा ही चीजों को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एंथीनियस ने क्या कहा था कि सीरिया के राजा ने जो एंटीओकस है, इससे तीन चीजें मांगी गई थी, इसने नहीं दिया। ठीक है, एंथीनियस के अनुसार। लेकिन जब यूनानी के दूसरे व्यक्ति के अनुसार पढ़ेंगे तो बोला जाता है कि एक दार्शनिक भेज दिया था इसने। ठीक है, लेकिन आप एंथीनियस की बात को ज्यादा मानिएगा, क्योंकि सीरिया की पॉलिसी ही थी उस समय कि वो फिलोसफर किसी को नहीं देते थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तो इस बात को सुनकर इसके बिंदुसार का दूसरा एक मित्र था, याद रखिएगा। ठीक है, उसने क्या किया, अपना एक दरबार में जो है अपना दार्शनिक भेजा था बिंदुसार के। तो ये दो बात याद रखिएगा, किसने दार्शनिक भेजा था और किसने दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, तो अब दूसरी बात को याद कर लीजिएगा। तो पहला तो बिंदुसार ने जो है, ठीक है, ये पहला याद रखिएगा। अब दूसरा इसके लिए याद रखिएगा डायनीसियस। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में डायनीसियस नामक दार्शनिक को, ठीक है, ठीक है, भेजा गया, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा मिस्र के शासक के द्वारा। तो ये एक रिलेशन ही है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर जो है ना, इसने सीरिया से, मिस्र से, ठीक है, इस प्रकार के रिलेशन देखा। तो मिस्र का जो शासक था, याद रखिएगा, इसका नाम था फिलाडेल्फस। ठीक है, नाम कुछ ऐसा ही मिलेगा, आगे जाकर थोड़ा सरल होगा, याद रखिएगा। फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, ये मिस्र का शासक था इस समय, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया था ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा।
ठीक है, तो कई बार आपको डायनीसियस या डाइमेकस इस प्रकार के नाम मिलेंगे, तो याद रखिएगा ये वही है जो कि बिंदुसार के दरबार में पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों पॉइंट पर क्लियर कीजिएगा कि एक बार जो है ना बिंदुसार का, देखिए बिंदुसार की स्थिति क्या थी, इसने आजीवक संप्रदाय ले लिया, युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, विदेशों के साथ संबंध रखे, आसपास के देश, अब आसपास के देशों में देखेंगे आप, तो जितने भी देश अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप उसको जैसे आप इधर जाएंगे तो ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का जो एरिया यहाँ रखिएगा, इन क्षेत्रों में आपको दिखेगा क्या, तो जैसे ही आप मिस्र, सीरिया और इन सब देशों में देखेंगे तो आसपास भारत के लिए वो बहुत पास हुआ करता था। ठीक है, मतलब हमारा जो रिश्ता है, हम इधर की तरफ से कम और इस तरफ यानी आपके पश्चिम की तरफ जो है हमारा रिश्ता ज्यादा अच्छा था शुरुआती इतिहास के समय में। ठीक है, तो हमने हमेशा से इस तरफ जो है दोस्ती अच्छी रखी है, याद रखिएगा आपका पश्चिम की तरफ आपको ज्यादा विस्तार मिलेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है क्योंकि जब आप इधर म्यांमार वाला एरिया देखेंगे या फिर इधर का एरिया देखेंगे तो इधर प्रशांत महासागर आकर खत्म हो जाता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्तार है ना, भारत का जो विस्तार है वो मध्य क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा था और एशिया के लिए काफी फेमस था ये। ठीक है, तो सीरिया और दूसरा मिस्र, याद रखिएगा बिंदुसार के समय जो है ना, ये दो देश जो है इसके मित्र देश बने थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सीरिया था और दूसरा मिस्र था। सीरिया में एंटीओकस का नाम याद रखिएगा और मिस्र में फिलाडेल्फस का नाम याद रखिएगा, टॉलमी द्वितीय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों जो दोस्त थे उसमें से सीरिया के शासक ने जो है दो चीजें तो भेजी और दार्शनिक नहीं भेजा, है ना। और उसके अलावा जो है इसी बात को सुनकर जो है मिस्र के राजा ने अपना दरबार, अपने जो राजदूत है उसका नाम है डाइमेकस, ठीक है, या फिर डायसिनियस कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसके दरबार में कौन आया था, तो ये जरूर नाम याद रखिएगा, डाइमेकस या डायसिनियस जो है ये आया हुआ था। ठीक है, तो डायनीसियस जो है ना ये आया था बिंदुसार के दरबार में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा अब देखिए, चूंकि इसने क्या किया था, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय लिया और उसके बाद युद्ध करने से मना कर दिया था, युद्ध नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि युद्ध मना कर देगा तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई तो होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने किसी व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब कुछ घटनाएं बिंदुसार के जीवन के संबंधित कुछ घटनाएं हैं, याद रखिएगा, और यहीं से अशोक का नाम आता है, मतलब अशोक का जीवन का जो शुरुआत है ना वो यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो समझिएगा इस घटना को। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है एक समय में ठीक है, तो यहां पर एक घटना होती है, याद रखिएगा। सबसे पहला तो ये याद रखिएगा कि जितने भी इसके बेटे थे वो अलग अलग जगह पर क्या थे, गवर्नर का काम करते थे। ठीक है, ये जनरली ऐसा होता है, याद रखिएगा, कि जब कोई राजा होता है और उसका जो पुत्र होता है, ठीक है, तो राजा का जो पुत्र होता है उसे वो छोटे छोटे प्रांतों में क्या बना देता है, गवर्नर बनाता है वहां का। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है कि राजा जो है मेन किसी सेंटर में बैठता है और उसके जितने भी गवर्नर होते हैं वो सभी क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रांतों के राजा होते हैं यानी गवर्नर होते हैं, है ना। तो उसने एक घटना याद रखिएगा कि बिंदुसार के शासन के समय जो है ना, तक्षशिला में, तक्षशिला के क्षेत्र में इसके अमात्य ने, ठीक है, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री या मंत्री कह सकते हैं आप, याद रखिएगा, किसका, बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का प्रधानमंत्री ने क्या किया था, विद्रोह करवा दिया था। ठीक है, विद्रोह करा दिया था, याद रखिएगा। तो इसने, बिंदुसार ने पहले किसको भेजा था, अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम है सुसीम। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए या दमन करने के लिए किसको भेजा था, सुसीम को भेजा था। और दमन करने के लिए जब इसे भेजा तो दमन ना करने के कारण ये क्या हुआ, असफल हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुसीम को जब भेजा तो सुसीम क्या हुआ, असफल हो गया था इस विद्रोह को दबाने में। ठीक है, और जैसे ही इसके जगह पर किसको भेजा गया अशोक को भेजा गया, याद रखिएगा। इसके बाद जो है तुरंत इसको अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा इसके बाद। ठीक है, तो पहले तो याद रखिएगा,
पहले सुसीम को भेजा था और उसके बाद दूसरी बार में जो है बाद में दमन के लिए अशोक को भेजा। ठीक है, और इसने जो है यहां पर अपना कारनामा दिखाया और इसने क्या किया, दमन करने में सफल हुआ। ठीक है, और इस तरीके से अशोक की वैल्यू बढ़ गई, याद रखिएगा। इस तरीके से अशोक ने इस बात को सिद्ध कर दिया, इस बात को प्रूव कर दिया कि अब आने वाले समय में ये राजा बन सकता है। ठीक है, तो इस सुसीम और अशोक की कहानी को याद रखिएगा, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इन घटनाओं की। तो पहली घटना याद रखिएगा, तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से याद रखिएगा अशोक के संबंध में जो घटनाएं होती हैं उसमें एक पहली बार जो है, जैसे आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्थानांतरण या ट्रांसफर सिस्टम होता है। एक नौकरी आपकी लगती है कहीं पर और आपको उठाकर कहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। तो अधिकारियों का ट्रांसफर के संबंध में जो पहली पद्धति हुई थी वो इसी समय हुई थी, याद रखिएगा। यानी कहा जाता यह है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट का काम हो रहा है, अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है, उसकी शुरुआत यहीं पर हुई थी, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे ही अशोक को पता चलता है कि तक्षशिला के जनता जो है, आपके तक्षशिला के जो अधिकारी है उनसे परेशान है। विद्रोह क्यों हुआ था, देखिए आपको समझाता हूं मैं, इस बात को समझिएगा। विद्रोह का मतलब क्या होता है, विद्रोह का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जो आप जनता है, ठीक है, जो जनता है यानी कि वहां के जो लोग हैं ये अधिकारियों से खुश नहीं है, बगावत पे आ गए हैं। ठीक है, और ये अधिकारी कौन है, राजा के अंडर काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये राजा से खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन राजा को ये बात पता ही नहीं है कि वहां की जनता जो है हमसे खुश नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉलिसी वहां का कौन बना रहा है, अधिकारी बना रहे हैं। ठीक है, वो जो प्रधानमंत्री वहां का, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या किया, अशोक ने क्या किया, उज्जैन के जो अधिकारी थे, जहां पर, क्योंकि अशोक कहां था पहले, उज्जैन के क्षेत्र में था, अवंती क्षेत्र में था। ठीक है, वो चला गया कहां पर, तक्षशिला में, और अपने उज्जैन के अधिकारी को कहां शिफ्ट कर दिया, तक्षशिला में, और तक्षशिला के अधिकारियों को कहां शिफ्ट कर दिया, उज्जैन में। इस तरीके से पहली बार स्थानांतरण पद्धति को शुरुआत की गई थी आपके चंद्रगुप्त आपके मौर्य काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंदुसार के समय जो है पहली बार आपको ये जानकारी मिलेगा कि स्थानांतरण पद्धति जो है ना, ये पहली बार हुआ था। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं कि पहली बार जो है ना अशोक के समय जो है, या अशोक के शासनकाल से पहले बिंदुसार के शासनकाल में जो है स्थानांतरण पद्धति का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था, अशोक ने। ठीक है, चलिए इसके बाद एक घटना और याद रखिएगा इसके संबंध में। ठीक है, और ये युद्ध था सुसीम और अशोक के मध्य, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, सुसीम व अशोक के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध। कौन जीता, अशोक जीतता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुसीम और अशोक के मध्य जो है एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है, याद रखिएगा। और सुसीम जो है इसमें हार जाता है और इस प्रकार से जो है अशोक शासक बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3-4 घटनाएं हैं जो आपको याद रखना है, और इसके संबंध में आपको चीजें याद करनी है। बिंदुसार के संबंध में 3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके विदेशी इसके जो विदेशी संबंध थे, याद रखिएगा, यानी विदेशी जो मित्रता थी, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। इसके नाम से बनता है, मित्रघात के नाम से बनता है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए एक घटना जो कि आप सुसीम यानी कि जो तक्षशिला है, ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, कि बिंदुसार के समय जो है किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, अवंती, उज्जैन का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र, गंधार का क्षेत्र, या कंबोज का क्षेत्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तक्षशिला का क्षेत्र जो है इसके समय में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, बिंदुसार से। और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये किस संप्रदाय को मानने वाला था ये जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपके 3-4 क्वेश्चन जो है ना इससे हमेशा संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो सीरिया के साथ जो है ना ये संबंध याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है आपका
ठीक है। तो कई बार जो है ना, मैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि दरबार का नाम या दरबार में आने वाला जो राजदूत है, इसको ही पूछा था, याद रखिएगा। तो अगर डायनीसियस नहीं लिखा मिलेगा तो ये मिलेगा डाइमेकस। तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों के दोनों में से एक नाम मिलेगा, क्योंकि कई कुछ लोग इसे डाइमेकस कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, डायनीसियस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अधिकांश जो है डायनीसियस या डाइमेकस जैसे शब्द का ही प्रयोग किया गया है ना। मिस्र के राजा के द्वारा जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक का समय आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अशोक के संबंध में हम बातें करेंगे, तो ये 3-4 बातें जो है आपको याद रखना है। ठीक है ठीक है, तो देखिएगा, इसकी मृत्यु जो है, बिंदुसार की जो मृत्यु है, याद रखिएगा, इसके संबंध में आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, 273 में हो जाती है। ठीक है, 273 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक घटना जो आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन जब राजा बनता है अशोक, ये बनता है कब, तो देखिएगा तो अशोक के समय एक बात याद रखिएगा, ये पहले से ना बहुत क्रूर राजा था। याद रखिए, क्रूर का मतलब जनता के लिए क्रूर नहीं, ठीक है, मतलब विस्तारवादी, एकदम साम्राज्यवादी विस्तारवादी व्यक्ति था, याद रखिएगा। यानी इसको एक ही चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, वो था युद्ध, जीतो। ठीक है, जितना जीत सकते हो जीत लो, ऐसा। ठीक है, तो अब सोचिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में डाल रहा हूं कि अशोक का जो प्रारंभिक समय है ये 269 में है, जबकि इसके पिता की मृत्यु कब हुई है, 273 में। ठीक है, देखिए 273, इसके बीच में कितना गैप आ रहा है, तो 272, 271 और 270, देन 69। ये जो गैप दिख रहा है आपको 3 साल का बीच में, ये गैप में ये क्या कर रहा था है ना, कुछ अलग सा एक कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, इस समय ना अपने भाइयों को मारने में लगा हुआ था ये। ठीक है, ये राजा की गद्दी पे नहीं पहुंच पाया था, याद रखिएगा। सुसीम के साथ इसकी लड़ाई होती है, वो अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा और शासक बना है। ठीक है, तो ये 3 साल जो है ना, इसका गृह युद्ध में लगा है, याद रखिएगा, इसलिए अभी तक इसने जो है राजा की गद्दी पर प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत बार जो है क्वेश्चन इसी प्रकार के फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 279 से जो है ये राजा बनता है, याद रखिएगा, राजगद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, और ये जो समय है 72, 71 और 70 तक का समय, ये गृह युद्ध में लगा रहता है। ठीक है, इसलिए जो है शासक नहीं बन पाता है। तो 269 से याद रखिएगा 232 तक का शासन किया है इसने, यानी तीसरी शताब्दी तक का जो है पूरा टाइम इसका रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अशोक का एग्जैक्ट काल बोलेंगे तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट काल में क्या होगा, यहां से 273 से काउंट होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा राजा कब बना है वो, 69 से। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इन दोनों चीजों में ना एक घटना बीच में याद रखिएगा कि इसके बीच में, ठीक है, एक लाइन आप यहां पर नोट करके लिख सकते हैं कि गृह युद्ध के कारण अशोक 269 में बीसी में शासक बना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली ये होता कि 273 में बनता, लेकिन गृह युद्ध के कारण उसने राजगद्दी प्राप्त नहीं कर पाया था। ठीक है, कब प्राप्त किया है, 69 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, तो अशोक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इससे जुड़े हुए। ठीक है, तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 में, याद रखिएगा, 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ है, यानी ये किंग बना है, राजा बना है। ठीक है, तो गृह युद्ध के कारण जो है 4 वर्षों तक जो है वास्तविक राज्याभिषेक प्राप्त नहीं कर पाया था ये। गृह युद्ध का मतलब होता है घर में लड़ाई करना, है ना, तो हर भाई जो है ना आपस में लड़ रहे थे, किस चीज के लिए, राजा बनने के लिए। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा कहा गया है, याद रखिएगा, कि यह जो है अशोक ने क्या किया था, 99 भाइयों को मारा और राजा बना। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो इसकी कुछ इसके बारे में, इसके परिवार के बारे में देखते हैं। तो इसकी माता का नाम जो है, पिता तो आप जान ही चुके हैं,
ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, याद रखिएगा। माता का नाम याद रखिएगा, सुभद्रांगी, ठीक है, माता। पत्नी याद रखिएगा, देवी, पत्नी का नाम याद रखिएगा देवी, ठीक है। सिहला परंपरा के अनुसार जो है इसका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, सिहला, श्री जो आपका श्रीलंका, ठीक है, तो सिहला परंपरा श्रीलंका याद रखिएगा, श्रीलंका क्षेत्र, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके दो पुत्र और पुत्रियां थी, याद रखिएगा, ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, पुत्र और पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा जो है पुत्र और पुत्री है। क्यों याद रखना है इनको? क्योंकि इनको जो है ना, अभी बौद्ध, जैसे ही बौद्ध धर्म को धारण करेगा ये, ठीक है, उसके प्रभाव में आएगा, और उसके बाद इसने क्या किया, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज देता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन, किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेज दिया था? अशोक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो है ना आपके तरीकों से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा कौन है, पुत्र और पुत्री, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा तो सबसे पहले देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक से पहले जो है कहां का राजा था या कहां का गवर्नर था, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर से, अशोक के राज्याभिषेक से पहले ये दो स्थानों का गवर्नर रहा, शासक रहा। एक आपका सबसे पहले उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन क्षेत्र का, और दूसरे नंबर पे था आपका तक्षशिला में चला गया था ना, उसके बाद से विद्रोह को शांत किया और वहीं का शासक बन गया, ठीक है। तो दो क्षेत्र का शासक था, याद रखिएगा, गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद और कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा इसमें, जैसे कि पहला, शासनादेश को शिलालेख में उत्कीर्ण करने वाला या खुदवाने वाला पहला भारतीय शासक, ठीक है। शासनादेश कहने का मतलब है कि जो राजा का जो आदेश हुआ करता था, ठीक है, वर्डिक्ट हुआ करता था, उसे पत्थरों में लिखवाने वाला पहला शासक है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझाया है, शिलालेख के मामले में अशोक से बड़ा राजा कोई नहीं था शिलालेख के मामले में, यानी स्टोन स्क्रिप्ट जो होता था, याद रखिएगा, ठीक है, अभिलेख जो बनते हैं तो स्टोन इंस्क्रिप्ट कहा जाता है इसे। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि राजा के नाम पर अलग अलग प्रकार के राजा आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसो आराम करने वाले राजा, देखिए, जैसे कि सीरिया से क्या मंगा रहा हूं मैं, मदिरा मंगा रहा हूं, सूखी अंजीर मंगा रहा हूं, दार्शनिक मंगा रहा हूं, है ना। लेकिन अशोक के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अशोक का जो टाइम जोन रहा है या उसका पूरा जो टेन्योर रहा है, उसमें इसने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक काम ही किया है। आपको लगातार इसमें युद्ध और काम और विभिन्न प्रकार के जो है निर्माण कार्य, ठीक है, स्कल्पचर या फिर विभिन्न प्रकार के जो स्टैच्यूज हैं, ठीक है, या फिर जितने प्रकार के निर्माण दिखेंगे इसी समय निर्मित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अशोक ने जो है स्तूप का निर्माण कराया। सोचिए, इसके समय में जानकारी मिलती है 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था इसने। बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि 84,000 स्तूप का निर्माण कराया है, ठीक है, 84,000। अब स्तूप जो है, आपको मैंने बताया कि स्तूप कौन है, क्या है स्तूप, तो स्तूप बेसिकली ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या फिर जो व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेष रखे जाते थे। इतना ज्यादा प्रभावित है ये, ठीक है। तो ये अशोक के समय में बहुत सारी चीजें जो है निर्माण कार्य में हुआ है, याद रखिएगा। तो सभी धर्मों के जो राजा हो रहे हैं उनको याद करना है आपको कि कौन से धर्म को मानने वाला कौन राजा था, ठीक है। चलिए इनके बारे में देखिएगा और कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, देखिएगा। तो ठीक है, अब देखिएगा इसके नाम की बात करते हैं, इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अशोक के बारे में, अशोक नाम किससे प्राप्त होता है ये भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा इसका नामकरण,
ठीक है, नाम संबंधी साक्ष्य, एविडेंस। ठीक है, तो अशोक के नाम संबंधी साक्ष्य में याद रखिएगा, इसका नाम अशोक हमें कैसे जानकारी मिलता है, आप सोच के देखिए, उस समय का राजा, और कैसे पता चला हमको कि उसका नाम अशोक था, है ना। ये है थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात। तीसरी शताब्दी की बात हो रही है अभी, यानी आज से कितने साल पहले, 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो उस समय अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा 3000, ऐसा हम कंपेयर करेंगे तो लगभग 3000 साल पहले की बात हो रही है ना। तो उस समय का शासक का नाम हमें कैसे पता, या कहां से मिला ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना एक मास्की अभिलेख है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं मास्की गुजरा अभिलेख। ठीक है, मास्की गुजरा अभिलेख। तो याद रखिएगा, इसमें इस शासक का नाम क्या बताया गया है, अशोक बताया गया है। और इस तरीके से हमें जानकारी हुआ कि शासक जो था उसका नाम क्या था, अशोक था। ठीक है, और तब से फिर आप देख ही रहे हमारे बॉलीवुड में अशोक सम्राट के नाम पर कितनी मूवी बन गई, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसके नाम पे और कौन कौन से नाम मिलते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसके नाम है देवनाम प्रिय, इसे देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, देवनाम प्रिय। जैसे उसका नाम क्या था, अमित्र घात था, ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है, देवनाम प्रिय। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा प्रियदर्शी, ये प्रियदर्शी जो है एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि अशोक के नामों में क्या क्या उपाधि है, तो याद रखिएगा प्रियदर्शी। ठीक है, उसके अलावा जो है बुद्ध शाक्य। ठीक है, कहां कहां पर ये जानकारी मिली है, तो याद रखिएगा देवनामप्री कहां मिला है, तो देवनामप्री जो है अशोक अभिलेख जहां पर ये मिला है, याद रखिएगा उसी में देवनामप्री नाम मिला है इसको। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी नाम मिलता है, भाब्रू अभिलेख। ठीक है, भाब्रू वाहन वाला भाब्रू अभिलेख याद रखिएगा। और उसी प्रकार जो है गुज्जरा अभिलेख में बुद्ध शाक्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो है पुराणों में से अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। ठीक है, अशोक वर्धन। तो इतने सारे नाम थे, याद रखिएगा, सिर्फ दो नाम जल्दी याद रख लीजिएगा, एक प्रियदर्शी और देवनामप्री। ये याद रखना होगा आपको कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता था और देवनामप्री किसे कहा जाता था। ठीक है ठीक है, और उसी प्रकार देखिएगा दिव्य दान में जो है ना, दिव्य दान में इसकी पत्नी का नाम दूसरा बताया गया है। ठीक है, तीस रक्षिता। ठीक है, इसको भी यहां पर याद रखिएगा कि दिव्य दान के अनुसार पत्नी का नाम बताया गया है तीस रक्षिता। तीस रक्षिता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो ये तीन चार नाम है, जिसमें दो नाम पर फोकस रखिएगा, देवनामप्री और प्रियदर्शी। ठीक है ठीक है, तो ये जो राजगद्दी वाला जो कहानी है कि 99 भाइयों को मारकर जो है, ठीक है, राजगद्दी प्राप्त किया है, ये भी कहानी कहाँ चल रहा था, सिहला क्षेत्र में चल रहा था। ठीक है, तो सिहला क्षेत्र में वहां की जो परंपरा है वहीं पर अनुश्रुति आई। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे से बात किया, तब ये बात पता चलती है कि जो अशोक है इसने अपने 99 भाइयों को मारा और 296 में जो है, ठीक है, 69 में जो है राजगद्दी प्राप्त किया। ठीक है तो 4 वर्ष का जो है, याद रखिएगा, गृह युद्ध चला था इसके समय में। ठीक है, अब इसके बारे में जो वर्णन मिला है अशोक के समय का वर्णन, याद रखिएगा कितने साहित्य में मिलता है। ठीक है, तो अशोक का वर्णन याद रखिएगा, अशोक का वर्णन यानी साक्ष्य साहित्य में, लिटरेचर में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहला तो नाम याद रखिएगा दिव्यदान का, दिव्यदान। ठीक है, तो दिव्यदान में बार बार आप सुनेंगे अशोक के समय जो है। ठीक है, दूसरा है आपका
दीपवंश, ठीक है, दिव्यदान, दीपवंश, और उसके बाद आता है आपका महावंश। ये तीन क्षेत्र हैं, याद रखिए, तीन साहित्य हैं जिनमें अशोक का वर्णन मिलता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है और कौन से ग्रंथ में मिलता है याद रखिएगा, तो इसका वर्णन जो है ना चीनी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ याद रखिएगा, चीनी ग्रंथ, इसका नाम है फा यूएन चुलीन, फा यूएन चुलीन, ठीक है, एक चीनी ग्रंथ है याद रखिएगा। तो चाइनीज नाम तो ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना, तो याद रखिएगा फा यूएन चुलीन, और एक तिब्बती लेखक है याद रखिएगा तारानाथ। तिब्बती लेखक, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा जिसके संबंध में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े कुछ घटनाएं हम पढ़ते हैं, देखिएगा इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि इसके 99 भाइयों की जानकारी या 99 भाइयों को मारने की जानकारी किससे मिलती है, तो सिंहली से मिलती है, याद रखिएगा सिंहली, ठीक है। तो सिंहली परंपरा जो है मैंने आपको बताया था, तो सिंहली क्षेत्र से जो है ना ये अनुश्रुति चलती है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा और 269 में राजगद्दी प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिंहली अनुश्रुति के द्वारा जो है ये जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके जो है ना कलिंग युद्ध के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है, कलिंग युद्ध में। तो देखिएगा क्योंकि इसने जो है ना जितने भी क्षेत्र का विस्तार किया है उसमें सभी से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था आपका कलिंग। और आपने कई बार इसकी कहानियों को सुना होगा कि कलिंग का युद्ध लड़ा इसने, और कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद जो है ना इसने जब वापस जब उस क्षेत्र को देखा जहां पर यह युद्ध हुआ था, उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग में युद्ध लड़ा था इसने, ठीक है, उस क्षेत्र को देखा तो ऐसा माना जाता है कि कलिंग का जो क्षेत्र था उस मैदान में, युद्ध का जो मैदान था वो पूरा का पूरा खून से लहूलुहान था, ठीक है। यानी 1 लाख लोगों को मारने वाला व्यक्ति, ठीक है, 1 लाख लोगों को मारकर ऐसा बिछाने वाला व्यक्ति जो है ना अशोक था, ठीक है। और काफी लोगों को बंदी बनाकर रख भी लिया था इसने, ठीक है। और उसके बाद जो है जब इसका हृदय परिवर्तन होता है, इसने बौद्ध धर्म को के प्रभाव में आया, और उसके बाद जो है इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने क्या किया, अपना हथियार त्याग दिया, ठीक है, और उसके बाद युद्ध से मना कर दिया। तो ये जो घटना घटी है, हृदय परिवर्तन की घटना घटी है कि किसी तरीके से जो है इसने अपने आप को ये समझा कि युद्ध लड़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और बौद्ध धर्म में कहा ही गया है अहिंसा परमो धर्म, है ना, तो अहिंसा को न मानना, सॉरी, अहिंसा को जो है मानते हुए, ठीक है, इसने हथियार त्याग दिए और इस प्रकार से इसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, ठीक है। और ये परिवर्तन जो है अब इस पूरे आपके जो मौर्य काल है उस मौर्य काल के परिवर्तन से सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और इसके कारण मौर्य काल भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद को मैं बताऊंगा आपको कि इसकी कहानी को आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात को समझ के रखिएगा कि जब कोई राजा अपना हथियार त्याग देता है तो उसके बाद तो राजा बचता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग उसको देखेंगे कि राजा है और हथियार त्याग दिया तो उसको मारने का प्रयास करेंगे उसको, है ना। और उसके आसपास के लोग जो है ना अपना विस्तार नीति बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि अब उसने तलवार त्याग दिया है, तो बाकी जो राजा है या बाकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब मौर्य वंश की समाप्ति की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए, कलिंग विजय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखिएगा एक घटना, ठीक है, कलिंग युद्ध विजय। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, याद रखिएगा, व्यापक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने राजगद्दी प्राप्त करने के बाद जो है कितने वर्ष के बाद उसने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कलिंग युद्ध जो है ना अपने 8वें वर्ष में राजगद्दी के बाद जो है प्राप्त करने के बाद 8वें वर्ष में जो है इसने कलिंग युद्ध लड़ा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, शासक बनने के बाद 8वें वर्ष में इसने क्या किया था,
कलिंग युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने क्या किया था, अशोक ने अपनी हर घटना को शिलालेख में लिखवा लेता था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे ये घटना भी इसने क्या किया था, 13वें शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर अशोक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है राजगद्दी प्राप्त करने के बाद, हाँ हाँ पहले हुआ था, हाँ हाँ, मतलब जैसे बौद्ध, जो इसने बौद्ध धर्म को माना था तो वो युद्ध के बाद मानता है। ठीक है, युद्ध से पहले मान लेता तो युद्ध नहीं लड़ता। ठीक है, नहीं पहले जीत जाता है। ठीक है, ये कलिंग विजय लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध विजय। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने कलिंग युद्ध जीता था। ठीक है, लेकिन इसका हृदय परिवर्तन क्यों होता है, इसका हृदय परिवर्तन होता है, याद रखिएगा उस स्थिति को देखकर कि जहां पर जो है इसने साम्राज्य विस्तार में जो है कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग को चोट पहुंचाया, और कितने लोग जो है, अब खासकर एक आवाज इस घटना के बारे में ना दीपदान, जब दिव्य दान को पढ़ेंगे आप ना तो आपको पता चलेगा कलिंग युद्ध के बारे में उसमें भी बताया गया है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध में क्या होता है, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो अशोक क्या करता है, लड़ाई करता है और 1 लाख लोग को मार देता है। ठीक है, अब रात होता है ना, तो रात को जब ये सो रहा था तो काफी लोग चिल्ला रहे थे उस समय, एक औरतों का झुंड चिल्ला रहा था, काफी जोर से चिल्ला कुरुंदन कर रहा था, बहुत जोर से। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेनापति को, सेनापति बाहर आवाज क्यों आ रही है। तो जब सेनापति बाहर जाता है ना, देखता है कि औरत सफेद कपड़े पहने हुए जो है ना मैदानों पर पूरा भटक रहे हैं और अपने पति को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई अपना भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपने मतलब इस तरीके से रिश्तेदारी को ढूंढा जा रहा है, और रो रहे हैं काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर। ठीक है, तो अशोक को ये देखकर लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मतलब ये घटना जो है ना वो कुछ अलग ही प्रकार का है, जिसमें मैंने सिर्फ 1 लाख लोग को मारा नहीं है, मैंने इतने घर तोड़े हैं कि इसकी गिनती नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सोचिए वो परिवार जिनसे वो चलता था, ठीक है, यानी उतने लोग को मारा, अब ये इतने लोग जो है जो ना मरे हुए हैं वो भी मर गए इसके साथ। क्यों, क्योंकि लगातार जो है ना ऐसी हाय चिल्ला रहे थे वो लोग, और चिल्लाते चिल्लाते जो है काफी ज्यादा श्राप दे रहे थे उसको, ठीक है, अशोक को। तो इस घटना को ना दीपदान में लिखा गया, याद रखिएगा, उसमें ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से ये समय कितना खतरनाक था, जब अशोक इस जगह को देखता है और अशोक बोलता है कि इतनी सारी जो महिलाएं हैं, इतने सारे जो बच्चे हैं, किसी के पिता की मृत्यु हुई, किसी के बेटे की मृत्यु हुई, इस प्रकार की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति थी, और इसके कारण जो है धीरे धीरे अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये घटना और प्लस बौद्ध धर्म को ज्वाइन करना, तो पहले तो हृदय परिवर्तन सीधे ऐसा नहीं हुआ था कि बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया इसने या बौद्ध धर्म को माना तब जाकर हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पहले इस घटना को देखा इसने, तब जाकर इसका हृदय परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध धर्म की तरफ आगे अग्रसर हो गया। इस तरीके से घटना घटी है। ठीक है तो देखिएगा इसमें 3-4 फैक्ट जो है कुछ इसी प्रकार के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर आपको 3 बातें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कुछ घटनाओं को समझिएगा। ठीक है, कलिंग युद्ध विजय से पहले की घटना मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूं, देखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, याद रखिएगा यहां पर किसका शासक था, नंदवंश का शासन था। ठीक है, नंदवंश के पास वापस जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो नंदवंश का शासक था, याद रखिएगा। और नंदवंश ने क्या किया था, आपको याद होगा महापद्मनंद के बारे में मैंने बताया था, कलिंग को हराया था इसने, खारवेल की जानकारी दी थी इसने। ठीक है, तो खारवेल के संबंध में इसकी जानकारी मिलती है कि ये जो कलिंग क्षेत्र है, ठीक है, ये जो कलिंग क्षेत्र है इस पर अधिकार लग कर लिया गया था, किसके द्वारा, महापद्मनंद के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही नंदवंश हारता है या नंदवंश खत्म होता है, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि नंदवंश के समाप्त होने के बाद ये वापस जो कलिंग क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसने अपने को क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है,
ये फ्री हो चुका था। ठीक है, जैसे ही नंद वंश समाप्त हुआ, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, अब जब स्वतंत्र हुआ, याद रखिएगा, तो ऐसे में एक चीज आपको यहां पर थोड़ा सा मैप पे जाना होगा, थोड़ा सा देखिएगा मैप के क्रम को। देखिए, ये है कलिंग क्षेत्र, दिख रहा है आपको ये कलिंग क्षेत्र? ठीक है, और ये ऊपर में है आपका मगध। ठीक है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अपने काबू में रखना बहुत जरूरी था। दो कारण थे इसका। पहला, समुद्री राजमार्ग जो है ना, समुद्री यानी कि जो आपका वाटर सी या सीवेज जिसे कहते हैं आप, ठीक है, तो ये सीवेज के लिए आपको व्यापार के लिए इसका क्षेत्र चाहिए था, पहला। ठीक है, दूसरा, ये जो क्षेत्र याद रखिएगा दक्षिणापथ के तहत आता है। ठीक है, दक्षिणापथ आप आगे पढ़ेंगे दक्षिणापथ के बारे में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर, कहानी के साथ जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा ये जो कलिंग क्षेत्र है, ठीक है, ये दो कारणों से जितना बहुत जरूरी था। पहला था आपका सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी सेफ्टी पर्पज से। ठीक है, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है ये जितना आवश्यक था, पहला कारण था इसका। दूसरा कारण था, ये कौन सा क्षेत्र था? दक्षिणापथ का क्षेत्र था, याद रखिएगा। अब दक्षिणापथ का क्षेत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में जितने भी व्यापार करने होंगे आपको इसी रास्ते में करना होगा। यानी व्यापार का एक रास्ता है। और देखिए, राज्य तभी डेवलप होता है जब उसका व्यापार स्थिति बहुत अच्छा हो। ठीक है, मतलब उसका सामान वहां से खरीदने और बेचने के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तार हो, यानी मार्केट लेवल काफी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे दृष्टिकोण से जो है ना, अशोक को यह क्षेत्र जितना आवश्यक था। यानी पहला कैटेगरी ये था। ठीक है, दूसरा कि नंद वंश के समाप्त होने के बाद जो है इसने अपने आप को क्या कर लिया था, कलिंग ने अपने आप को आजाद कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, और इसके कारण जो है अशोक के आधार पर यह क्षेत्र पूरी तरीके से बंद हो गया था। यानी अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अगर आप देखेंगे बाकी को, तो उस समय जो है ना ये पूरी तरीके से अपने आप को आजाद कर लिया। आजाद करने के साथ ही जो है ना, धीरे धीरे देखिए, पहले क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, पहले महापद्मनंद के अधीन था, फिर घनानंद के अधीन था, और उसके बाद मौर्य वंश आया तो मौर्य वंश के अधीन था। लेकिन बिंदुसार के समय जो है, याद रखिएगा, इसने आपको अपने आप को क्या कर लिया, आजाद कर लिया। ठीक है, आजाद किया क्योंकि उसने युद्ध से मना कर दिया था। अब युद्ध से मना किया तो उसके कारण बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे जो मौर्य वंश के अधीन हुआ करते थे, उसने अपने आप को आजाद कर लिया। उसी आजादी में ये भी आपका कलिंग भी आजाद हो गया। कलिंग के आजाद होने के बाद जो है मगध से व्यापार का जो स्थिति था ये कमजोर हो गया कलिंग के क्षेत्र में। ठीक है, जिसके कारण अशोक ने क्या किया, यहाँ पर चढ़ाई कर दी और आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, तो मुख्य दो कारण याद रखिएगा, पहला सुरक्षा और दूसरा था आपका क्योंकि ये मगध के बहुत पास पड़ता है ना, और मगध की राजधानी मतलब जो अशोक की राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है आपका यहाँ पर, ये पाटलिपुत्र का क्षेत्र हो गया। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई राजधानी पर आक्रमण करेगा तो ये बहुत आसान होगा उसके लिए, है ना। उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है इसने कलिंग को जितना ज्यादा सही समझा और इसने आक्रमण कर दिया कलिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो दो तीन कारण याद रखिएगा कलिंग पे आक्रमण करने का। ठीक है, ठीक है, तो ये मुख्य तौर पर याद रखिएगा, पहला कलिंग को जीतना सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और दूसरा व्यापार के दृष्टिकोण से, और तीसरा याद रखिएगा कलिंग में जो हाथी पाए जाते हैं ना, ये सबसे फेमस हाथी हुआ करते थे। ठीक है, हाथी के बारे में आपको बता दूं तो हाथी के नाम पर जो है ना, हमारे भारत में जो पाए जाने वाला जो हाथी है, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, तो चार प्रकार के हाथी स्पीसीज पाए जाते हैं, आपको पता होगा, चार प्रकार के। ठीक है, आपके दक्षिण क्षेत्र के यानी कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसकी हाइट, और आप उसके वजन के बारे में पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा हाइट और लेंथ वाले जो लोग होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में जो है ना सबसे अच्छी किस्म के हाथी क्वालिटी में किसने बोला था, चाणक्य ने बोला था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कि सबसे अच्छे हाथी जो है कहां पाए जाते हैं, कलिंग के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण था, याद रखिएगा, क्योंकि अपनी सेना में हाथियों को रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, याद रखिएगा, ये तीन कारणों से। ठीक है, पहला सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दूसरा व्यापार के दृष्टिकोण से, और तीसरा हाथियों की किस्म के अच्छे किस्मों के होने के कारण जो है इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है, तो तीन कलिंग के आक्रमण के कारण मैंने आपको बताया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये जो कलिंग का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, इस पे तीन कारण याद रखिएगा कलिंग में आक्रमण करने के, तीन घटनाएं। पहला सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दूसरा व्यापार नियंत्रण, और तीसरा कलिंग के हाथियों के लिए। ठीक है, ये तीन कारणों से याद रखिएगा जिसके कारण कलिंग का युद्ध किया गया था। ठीक है,
अब इस समय याद रखिएगा कलिंग के राजा कौन थे इस समय, तो नंद राज थे, याद रखिएगा, ठीक है, ये नाम मत भूलिएगा, यानी सब कुछ नंद नंद दिखेगा आपको, है ना, तो ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध के समय शासक कौन था कलिंग का, नंदराज, याद रखिएगा। ये जानकारी कहां से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से, याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कलिंग क्षेत्र की, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्याभिषेक इसका कब हुआ था, 269 में हुआ था, तो युद्ध कब होगा, 8 साल बाद, ठीक है, तो 69 में युद्ध हुआ है, सॉरी राज्याभिषेक हुआ है, तो 61 में क्या होगा, युद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके युद्ध इसका ये डेट टाइम जो है ना बहुत ज्यादा पूछा गया, याद रखिएगा, इसको प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में चले आगे थोड़ा सा, कलिंग युद्ध 261 बीसी में, यानी 261 बीसी में जो है, क्योंकि ये जो है 8वें वर्ष के बाद जो है इसका युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कितने वर्ष के बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ है, तो 261 बीसी में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के संबंध में 3 बातें याद रखिएगा, ठीक है। पहला, युद्ध में जो है अशोक ने नरसंहार किया था, नरसंहार मतलब 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नरसंहार मैं केवल लिख रहा हूं, याद रखिएगा, यहां पर क्वांटिटी बताने की आवश्यकता नहीं कि कितने लोगों को मारा था, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा नरसंहार किया था, और इसके कारण क्या हुआ था, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, मन बदल जाना, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो एट ए टाइम जो है ना कुछ घटनाओं के बाद जो है कभी कभी ऐसा होता है, पानी बरसता है तो कुछ घटनाएं कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हैं और उसके बाद पानी बरसने के कारण जो है मन बदल जाता है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, याद रखिएगा, जिस युद्ध के बाद जो है इतने सारे लोगों के मरने के बाद जो है इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हृदय परिवर्तन के बाद याद रखिएगा 260 बीसी में इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म अपनाने की घटना याद रखिएगा युद्ध के 1 साल बाद होता है। ठीक है, तो पहले जो है ना इसको चंड अशोक कहते थे, चंड अशोक, चंडाल अशोक, ठीक है। क्यों कहते थे चंड अशोक, इतना खून खराबा करता था, लोगों को मार देता था, ठीक है, छोटी सी गलती में हाथ काट देता था, तो स्थिति ये थी, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही हृदय परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो इसने जो है ना अपने पिता की एक नीति थी, याद रखिएगा, पिता की नीति, इसे कहते हैं दिग्विजय नीति, दिग्विजय नीति को छोड़कर, ठीक है, इसने अपने पिता की दिग्विजय नीति को छोड़ दिया, मतलब विश्व जीतने वाली जो प्रक्रिया थी उसको छोड़ दिया, याद रखिएगा। तो दिग्विजय नीति को छोड़कर अब यहां से जो है धम विजय, ठीक है, धम विजय नीति को अपनाया, ठीक है, और यहीं से चंड अशोक से धम अशोक कहलाया, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अब यहां पर जो है ना इसे धम अशोक के नाम से जाना गया, धम अशोक के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये घटना याद रखिएगा 260 बीसी में हुआ था, जब उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इसने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इससे पहले कौन से धर्म में था ये,
कुछ तो धर्म को मानता होगा या किसी धर्म को नहीं मानता था? किसी धर्म को मानता होगा या नहीं मानता होगा? क्या सोचते हैं आप लोग? कौन से धर्म को फिर भी? ये कातिलाना धर्म कौन सा है जिसमें इसने कितना खून खराबा किया है? ठीक है, तो कल्हड़ एक व्यक्ति है, आपने सुना होगा नाम, कल्हड़ का नाम सुना होगा। इसने एक एक रचना की है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, नाम नहीं सुना है तो याद रखिएगा। एक्चुअल में राज तरंगिणी के बारे में ना कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था, याद रखिएगा कि राज तरंगिणी में भारत के किस राज्य की खूबसूरती को या फिर उसके अर्थव्यवस्था को या उसके क्षेत्र विस्तार को बताया गया है। तो कश्मीर के बारे में बताया गया है राज तरंगिणी में। ठीक है, इसी राज तरंगिणी में अशोक के धर्म के बारे में बताया गया है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले शैव धर्म का या शौर्य संप्रदाय का उपासक था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में अशोक को बौद्ध धर्म से पूर्व शैव धर्म का उपासक बताया गया है। ठीक है, तो ये शैव धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म से पूर्व जो है इसने शैव धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके संपर्क में आकर जो है इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो मोगलीपुत्र 30 याद रखिएगा। याद होगा आपको कि अशोक के समय में फिर से एक बार क्या होगा, बौद्ध संगति होगा। ठीक है, अका अक याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र में जब बौद्ध संगति होगा, याद रखिएगा, तो किस समय होगा, अशोक के समय में होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था रावे पाकू। तो देखिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, है ना। तो आपको ध्यान होगा ये कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर के शासक कौन थे इस समय, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का कवि कौन था, कल्हड़। कल्हड़ या कनिष्क किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो ये सेम चीज समझिए, पाटलिपुत्र। ठीक है, आपका मगध का क्षेत्र, शासक हो गया अशोक, ये भी जुड़ गया किससे, बौद्ध धर्म से। तो ये बाय डिफॉल्ट किसके बारे में लिख दिया, अशोक के बारे में। कनेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र मगध में है और इस समय शासक था आपका अशोक, जब तीसरा बौद्ध संगति होगा अशोक के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका वैशाली। ठीक है, और ये हो गया राजगृह। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका अजातशत्रु और ये आपका वैशाली का जो क्षेत्र याद रखिएगा, कालाशोक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अजातशत्रु पहले बार में संरक्षक था बौद्ध संगति का, दूसरे बार में कालाशोक था, तीसरे बार में अशोक था, चौथे बार में कनिष्क था। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगतियों का नाम ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, कहां कहां पे हुआ था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। ठीक है, आपने पहले भी बौद्ध धर्म में इसको पढ़ा हुआ है, आपको ये भूलना नहीं है, कहानी को तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोगलीपुत्र 30 के संपर्क में आकर या प्रभाव में आकर मोगलीपुत्र 30 के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को किसके संपर्क में आकर, मोगलीपुत्र के 30 के संपर्क में आकर, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन इसको दीक्षा शिक्षा किसने दी है, बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा किसने दी है। ठीक है, जैसे जैन धर्म में आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा किसने दी थी, भद्रबाहु ने दी थी। ठीक है, तो इसको किसने दी है, तो ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा बौद्ध भिक्षु
उपगुप्त के द्वारा। ये तीन नाम जो आपके सामने आ रहे हैं याद रखिएगा, किसके प्रभाव में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? मोगलीपुत्र के, ठीक है, पूर्ण तरीके से। और उसके बाद याद रखिएगा शिक्षा दीक्षा किसने दी है? उपगुप्त ने दी है, ठीक है, उपगुप्त के द्वारा जो है शिक्षा दीक्षा दी गई है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा। कल्हड़ के राजतरंगिणी में, ठीक है, अशोक के बारे में बताया गया है याद रखिएगा, जिसमें वो शैव संप्रदाय का बताया गया है, पहला चीज। दूसरा याद रखिएगा मोगलीपुत्र के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ठीक है, पूर्ण रूप से। और तीसरा याद रखिएगा कि उपगुप्त के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी गई है किसको? अशोक को, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर था अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित है याद रखिएगा। यानी जो आप पढ़ रहे थे पूरी तरीके से अभी यहाँ तक, ये था आपका अशोक के समय में घटने वाली घटनाएं, उनमें बौद्ध धर्म का असर, ठीक है, या बौद्ध धर्म का प्रभाव, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चले कल हम पढ़ेंगे अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया गया था, उससे संबंधित अन्य घटनाओं को। देखिए अशोक के समय में ना, आपको बताता हूं, अशोक का जो पूरा टॉपिक है लगभग 2 घंटे में पढ़ा जाता है इसको, क्योंकि अशोक का जो टॉपिक है ये काफी बड़ा टॉपिक है और इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 4 लाइन आपको याद रखना है, बिंदुसार के बारे में 2 लाइन आपको याद रखना है, लेकिन अशोक के समय की घटनाओं को प्रॉपर याद रखना है, क्योंकि इसके बाद फिर से जीरो समय आएगा और फिर जब आप ब्राह्मण काल स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अशोक ने क्या किया, अशोक ने बोला कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या होने वाला है? दूसरा विदेशी आक्रमण होने वाला है, अब आएगा दूसरा विदेशी आक्रमण, ठीक है। यानी वहां सेल्यूकस जो बैठा हुआ है याद रखिएगा, उसको पता चल गया है कि अब भारत में आक्रमण करने लायक जगह आ गया है, ठीक है। तो अब वो स्टार्ट करेगा। तो अशोक के जो वंशज आएंगे, ठीक है, उसके महामंत्री पुष्यभूति सुंग के द्वारा जो है ना अब इस राजा को मार दिया जाएगा। यानी अशोक के जो वंशज हैं, अब मौर्य वंश के जो वंशज है याद रखिएगा, यहां पर इसके अंतिम जो शासक होगा, ठीक है, वृहदत्त जिसका नाम है याद रखिएगा। मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि मगध का उत्कर्ष किसने शुरुआत किया था? वृहदत्त ने। इसका अंत भी होगा वृहदत्त के साथ, ठीक है। तो वृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक होगा, है ना। अब उसको कौन मारेगा? पुष्यभूति सुंग मार देगा। अब पुष्यभूति सुंग कौन है? उसका प्रधानमंत्री याद रखिएगा। एक ब्राह्मण को उसने अपना प्रधानमंत्री रखा हुआ था, उसकी भी गलती नहीं है याद रखिएगा, उसकी भी गलती नहीं है। कारण क्या है? अशोक ने जो सिस्टम चालू किया है कि तलवार नहीं उठाना है, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसके बाकी लोगों ने भी उसी को फॉलो किया। अब राजा का काम है प्रजा की सुरक्षा करना, और वही बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ठीक है। तो ऐसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने काफी बार उसको समझाया, नहीं समझाने पर जो है उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद जो है एक ब्राह्मण साम्राज्य का विस्तार किया। और ब्राह्मण साम्राज्य के द्वारा जो है अब दूसरा आक्रमण होने वाला है याद रखिएगा, भारत में विदेशी आक्रमण होने वाला है, ठीक है। पहला आक्रमण आपने पढ़ा था ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण जो है कहीं ना कहीं रुक गया था आकर, यानी अफगानिस्तान के पास आकर पूरी क्षेत्र को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो सेल्यूकस वहां बैठा हुआ है याद रखिएगा, उसी के वंशज जो है ना अब आगे आगे बढ़ेंगे और भारत के क्षेत्र में विस्तार करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा आक्रमण में, और प्लस आपके भारत में होने वाली घटनाओं के बारे में, ठीक है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप प्रॉपर छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पूरा इतिहास प्रॉपर याद रहेगा, ठीक है। चलिए कल देखेंगे इसके आगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस पे।